हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल हैं सभी के? बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं हितेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल LHS फिजिक्स पॉइंट में। जैसा कि हमारी क्लास 11th की फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसका चैप्टर नंबर 4 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है समतल में गति। लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि हमने दिशाओं के आधार पर भौतिक राशियों को विभाजित किया था, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, प्रदिश राशियों के बारे में भी हमने पढ़ा और हमने देखा कि यदि कोई भौतिक राशि जो कि उस दिशा का भी पालन कर रही है, उसमें परिमाण भी है, उचित मात्रक सब हैं, और आपने देखकर पता कर लिया कि यह तो सदिश राशि है, लेकिन जरूरी नहीं वह सदिश राशि होगी। क्यों? क्योंकि सदिश राशि वो राशियां होती है जिसमें दिशा और परिमाण तो होंगे ही होंगे, साथ में सदिश योग के नियमों का पालन भी होना चाहिए। लाइक दैट विद्युत धारा, दिशा भी होती है उसकी, परिमाण भी होती है, उचित मात्रक एम्पियर होता है, फिर भी वह सदिश राशि न होकर क्या होती है? अदिश राशि। क्यों होती है? क्योंकि उसमें सदिश योग के नियमों का पालन ही नहीं होता है। समझ में आया? तो आज हम स्टार्ट करते हैं सदिशों के गुणधर्म, मतलब जितने भी सदिश होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने कल के वीडियो में लास्ट में बताया था कि सदिश को लिखने का तरीका, किस प्रकार से हम सदिशों को लिखते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक है इस चैप्टर के अनुसार। आपको नया लगेगा लेकिन वो बिल्कुल बेसिक है। समझ में आया? कैसे है? मान लीजिए कोई भौतिक राशि है मेरे पास, मान लीजिए कोई भौतिक राशि है मेरे पास A। ये बिल्कुल कॉमन चीजें हैं, कॉमन हो जाएंगी। ये जब चैप्टर एंड होगा तब तक आप बार बार यही चीजें आने वाली हैं, तो कॉमन हो जाएगी। कोई भौतिक राशि है A, इसको सबसे पहले देखो, मैं बता रहा हूं बार बार, सदिश के रूप में कैसे लिखेंगे। क्या अब आप इसको देखकर बता सकते हैं कि ये सदिश राशि है? नहीं बता सकते। सदिश के रूप में कैसे लिखेंगे आप लिख देंगे इसको A वेक्टर। वेक्टर का मैंने बता दिया था पूरा डिटेल। ये क्या हो गया? सदिश। यदि मैं इसका परिमाण लूं तो परिमाण भी मैंने आपको बताया था A वेक्टर। और किसी भी सदिश की यदि दिशा भी मेरे को चाहिए तो क्या कर देंगे हम? उस पर कैप लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? दिशा आ जाएगी। ये तीन बातें आपको स्पेशली याद रखनी है कि सदिश को लिखते कैसे हैं, उसका परिमाण कैसे आता है, दिशा। ये मॉड्यूलस का काम करता है, मापांक जिसे बोलते हैं। समझ में आया? सदिश में क्या होता है, जैसे मान लीजिए A नेगेटिव है आपके पास, तो उसका परिमाण तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। परिमाण तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉड्यूलस लग रहा है, मापांक लग रहा है। माइनस चिन्ह किस में हो जाता है? धनात्मक में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन वहां जो माइनस चिन्ह है ना, वो सदिश की दिशा को बता रहा है कि सदिश की दिशा क्या है? विपरीत है। समझ में आया? तो ये तो आपके बिल्कुल बेसिक है, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बता दिए थे। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गए होंगे। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सदिशों के गुणधर्म, कि सदिशों की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो हेडिंग लगाएंगे मेरे साथ, सदिशों के गुणधर्म में, सदिशों के गुणधर्म। देखिए, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है सदिशों का गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब एक तरह से आप नियम कह सकते हैं कि जो भी सदिश होंगे वो इन इन नियमों का पालन करेंगे, या हम उनमें ये परिवर्तन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम, मेरे साथ साथ लिखेंगे आप पहला पॉइंट। पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, फिर आपको बढ़िया तरीके से समझाता हूं। देखिए स्टेटमेंट क्या है। कोई भी सदिश है, मान लीजिए कोई सदिश है मेरे पास, आपको पता है सदिश को वेक्टर से निरूपित करेंगे। कोई भी सदिश है, यदि किसी भी सदिश के परिमाण या किसी भी सदिश के परिमाण या उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया जाए, तो उस सदिश को उसके समांतर आकाश में कहीं भी ले जा सकते हैं। हम कहीं भी ले जा सकते हैं। स्टेटमेंट में जब लिखूंगा तब आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। किसी भी सदिश को उसके परिमाण व दिशा में लिखते हैं हम, किसी भी सदिश को, किसी भी सदिश को उसके
किसी भी सदिश को, कोई भी सदिश होगा देखो उसका परिमाण भी होगा, किसी भी सदिश को उसके परिमाण व दिशा में परिवर्तन किए बिना, इंपॉर्टेंट जो होगा वो मैं बता दूंगा, परिवर्तन किए बिना, ये जो लाइन आई है परिवर्तन किए बिना, ये क्या है, इस लाइन की सबसे इंपॉर्टेंट है। परिवर्तन नहीं करना है हमें, परिवर्तन किए बिना उस सदिश के समांतर, उस सदिश के समांतर। दूसरी कंडीशन ही आ गई। पहली कंडीशन क्या है कि उसके परिमाण व दिशा में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है, और उस सदिश के समांतर ले जाना है। उस देखो किसी भी सदिश को उसके परिमाण व दिशा में परिवर्तन किए बिना उस सदिश के समांतर आकाश में, यानी स्पेस में, आकाश में कहीं भी विस्थापित किया जा सकता है। कहीं भी, पहले मैं स्टेटमेंट कंप्लीट करता हूं, कहीं भी विस्थापित किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब आप ध्यान देंगे, बिल्कुल बोर्ड पर आपकी नजरें होनी चाहिए। देखिए कोई सदिश है मेरे पास, ए वेक्टर मान लीजिए कोई सदिश है, यहां देखेंगे सबकी नजरें एकदम बोर्ड पर होंगी। ये मेरे पास ए वेक्टर कोई सदिश है जिसकी डायरेक्शन इधर है, ये पूरा ए वेक्टर है, ठीक है। किसी भी सदिश, फोकस, किसी भी सदिश को उसके परिमाण व दिशा, अब इस सदिश की दिशा तो क्या है, ये है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, किधर है, इधर, डायरेक्शन समझ में आ गई। इसका परिमाण क्या हो जाएगा, परिमाण ये हो जाएगा। किसी भी सदिश को उसके परिमाण व दिशा में परिवर्तन किए बिना, मतलब इनमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, उस सदिश के समांतर। अब इस सदिश के समांतर ये लीजिए, जैसे जैसे बोल रहा है उस सदिश के समांतर आकाश में कहीं भी विस्थापित किया जा सकता है। मतलब कि ये सब प्रॉपर्टीज बाद में काम आएंगी। क्या है, कोई सदिश है ए वेक्टर, ना तो उसके परिमाण में हमें कोई चेंज करना है, कोई मान लीजिए 5 मीटर है तो हमें उसमें चेंज नहीं करना है, ना उसकी डायरेक्शन में हमें कोई चेंज करना है। यदि हमने उसके परिमाण में भी चेंज नहीं किया, डायरेक्शन में भी चेंज नहीं किया, तो हम उस सदिश के समांतर उस सदिश को आकाश में कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखिए मेरे पास दूसरा सदिश है ये बी वेक्टर। अब बी वेक्टर का परिमाण मान लीजिए मेरे पास 5 मीटर है, ठीक है जी, और इसकी डायरेक्शन ये एरो की तरफ है, ऊपर है। ना तो मैं इसके परिमाण में कोई चेंज कर रहा हूं, देखिए, ना तो मैं इसके 5 मीटर, यहां पर भी जो बी वेक्टर है उसका परिमाण मैंने कितना रखा है, 5 मीटर रखा है। परिमाण का मतलब डिस्टेंस, मैंने बताया था एरो का मतलब। ना तो मैंने इसके परिमाण में कोई चेंज किया है, ठीक है, ना मैंने इसकी कोई डायरेक्शन में चेंज की है, ना तो मैंने इसके कोई परिमाण में चेंज किया है, ना मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की है, और उस सदिश के समांतर और उस सदिश के बिल्कुल पैरेलल मैंने उसमें विस्थापन किया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह है आपका पहला ब्यूटीफुल सा गुणधर्म, जो कि मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। दोबारा देख लीजिए, किसी भी सदिश को उसके परिमाण व डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो सदिश के समांतर हम आकाश में कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं। आपको फुल छुट्टी है, बस करना क्या है, ना तो उसका परिमाण चेंज करना है, ना उसकी दिशा चेंज करनी है, और जब ये दोनों आपको चेंज नहीं करने हैं तो उसके समांतर आप कहीं पर भी ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आपको पहला जो नियम है वो समझ में आ गया होगा। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए, तो ये तो था आपका पहला गुणधर्म। अब हम चलते हैं बढ़िया से दूसरे गुणधर्म में। ये भी बहुत ही बढ़िया गुणधर्म है। देखो दूसरा गुणधर्म क्या कह रहा है, किसी भी सदिश को, कोई भी सदिश है, आपको कोई पता नहीं है, मान लीजिए ए वेक्टर कोई सदिश है, उसको किसी वास्तविक संख्या,
अब वास्तविक संख्या को भी आपका पता नहीं है, 2, 5, 6, 10 किससे भी गुणा कर सकते हैं। लैम्डा मान लिया मैंने वास्तविक संख्या लैम्डा से गुणा करने पर उसका परिणामी जो सदिश होता है वो लैम्डा गुणा हो जाता है और उसकी डायरेक्शन वही होती है जो उस सदिश की होती है। मैं लिखता हूं फिर आसान तरीके से समझाता हूं। देखो, किसी भी सदिश को किसी वास्तविक संख्या मान लीजिए लैम्डा, वास्तविक संख्या लैम्डा से गुणा किया जाता है तो देखिए, किसी भी सदिश को, कोई सदिश है पता नहीं है मेरे को, किसी वास्तविक संख्या लैम्डा से गुणा किया जाता है तो सदिश का जो परिणामी होगा, मेरे पास सदिश का जो रिजल्ट आएगा वो लैम्डा गुणा होके आएगा। सदिश का परिणामी लैम्डा गुणा हो जाता है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। जैसे पहला मैंने बढ़िया तरीके से समझा, इसको और भी बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। सदिश का परिणामी लैम्डा गुणा हो जाता है तथा सदिश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस डायरेक्शन में पहले सदिश था तो और लैम्डा गुणा करने के बाद भी उस सदिश की डायरेक्शन वही रहनी है, तथा सदिश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सदिश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये तो है स्टेटमेंट, अब आती है इसको समझाने की बारी। देखिए एग्जाम्पल, मेरे पास कोई सदिश है ए वेक्टर कुछ इस प्रकार से, इसकी डायरेक्शन कितनी है, ये है, ठीक है। किसी भी सदिश को किसी वास्तविक संख्या लैम्डा, अब मेरे को इसको लैम्डा से गुणा करना है, तो जब मैं इसको लैम्डा से गुणा करूंगा ना तो ये हो जाएगा लैम्डा ए वेक्टर। लैम्डा से गुणा किया जाता है तो सदिश का परिणामी लैम्डा गुणा, मतलब जैसे ही मैं इसको लैम्डा से गुणा करूंगा तो ये लैम्डा गुणा हो जाएगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो लैम्डा गुणा हो जाता है और उस सदिश की दिशा में कोई, देखो इस सदिश की डायरेक्शन इधर है तो लैम्डा गुणा कर दिया तो भी इस सदिश की डायरेक्शन यही होगी। जैसे यहां पर एक और देख लीजिए, मान लीजिए ये बी वेक्टर है हमारे पास और हमने लैम्डा की जगह इस बार 2 ले लिया और इसके यहां पर हमने इसको क्या कर दिया, गुणा कर दिया, लैम्डा गुणा यानी 2 गुणा कर दिया इसको सदिश को, और इसके समांतर ही है, ठीक है, तो इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो बी वेक्टर को लैम्डा गुणा यानी इस बार मैंने 2 से गुणा किया तो इसका परिणामी तो कितना हो गया, पहले तो बी वेक्टर था 2b वेक्टर हो गया, यानी लैम्डा गुणा हो जाता है। क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, क्या इसकी डायरेक्शन इधर थी तो इसकी भी क्या है, इधर ही है। समझ में आ गया क्या, बोलिए एक बार और देख लीजिए। किसी भी सदिश को किसी वास्तविक संख्या लैम्डा की जगह कुछ भी संख्या ले सकते हो आप, मैंने 2 ले ली, से गुणा किया जाता है तो सदिश का परिणामी लैम्डा गुणा, मतलब बी से पहले बी वेक्टर था 2 से गुणा किया तो 2b वेक्टर हो गया, यहाँ ए था लैम्डा से गुणा किया तो लैम्डा ए वेक्टर, जो कि यही चीज कहना चाह रही है कि लैम्डा गुणा हो जाता है, ठीक है। तथा सदिश की दिशा में कोई परिवर्तन, इधर भी वही सदिश है इधर भी वही, डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है। तो ये हो गया आपका दूसरा गुणधर्म। बोलिए दूसरे गुणधर्म में कोई परेशानी है क्या, दूसरे गुणधर्म में कोई परेशानी है, यहां पर बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए फटाफट से। कर लिया क्या नोट, मिटा दे। देखो अब हम चलते हैं इसके तीसरे गुणधर्म की ओर, जो कि बहुत ही बढ़िया गुणधर्म है। देखो तीसरा गुणधर्म क्या है, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर समझते हैं। किसी भी सदिश को, अब मान लीजिए मेरे पास कोई सदिश है ए वेक्टर, आप मान लीजिए किसी भी सदिश को, ए वेक्टर मान लीजिए बी वेक्टर कुछ भी मान लीजिए, किसी भी सदिश को
किसी भी सदिश को यदि, पहले तो मैंने इसके जस्ट पहले वाले में किससे गुणा किया था, लैम्डा से गुणा किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी सदिश को यदि ऋणात्मक कोई संख्या है, किसी भी सदिश को यदि ऋणात्मक संख्या, माइनस का लैम्डा ले लीजिए, ऋणात्मक संख्या माइनस के लैम्डा से गुणा किया जाता है, माइनस के लैम्डा से गुणा किया जाता है तो सदिश का परिणामी, तो सदिश का परिणामी लैम्डा गुणा हो जाता है, लैम्डा गुणा हो जाता है, परंतु सदिश की दिशा, परंतु सदिश की दिशा विपरीत हो जाती है, परंतु सदिश की दिशा विपरीत हो जाती है। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको समझेंगे। देखिए स्टेटमेंट लिखा है आपके पास, किसी भी सदिश को यदि ऋणात्मक संख्या माइनस लैम्डा से गुणा किया जाता है तो सदिश का जो परिणामी है ना वो लैम्डा गुणा हो जाता है, तथा जो ए वेक्टर, सॉरी कोई भी सदिश है उसकी जो डायरेक्शन है वो विपरीत हो जाएगी। देखिए क्या कहना चाहता हूं, मेरे पास ये रहा कोई सदिश ए वेक्टर है, ठीक है जी, इसको मैं माइनस के लैम्डा से गुणा कर रहा हूं। देखिए इसका परिमाण से कैसे व्यक्त करते हैं, ए वेक्टर के मॉड्यूलस लगाते हैं, तो जब मैं माइनस का लैम्डा को इससे गुणा करूंगा, माइनस का लैम्डा ए वेक्टर, तो माइनस चिन्ह तो प्लस हो जाएगा, मापांक है, तो मेरे पास परिणामी तो क्या आ जाएगा, लैम्डा ए वेक्टर। तो देखो तभी मैं लिखा हूं ऋणात्मक संख्या माइनस लैम्डा से गुणा किया, तो आप सोच रहे होंगे कि सदिश का परिणामी माइनस लैम्डा गुणा होना चाहिए, माइनस क्यों नहीं आया, जैसे ही माइनस किया तो मापांक है तो प्लस होगा, तो इसीलिए गुणा, तो परिणाम तो वही आएगा जो लास्ट के गुणधर्म में आया था, लैम्डा गुणा ही होगा, लेकिन उसकी दिशा, ये जो माइनस चिन्ह है ना, ये जो माइनस चिन्ह है वो किसको बता रहा है, इसकी डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस ए वेक्टर की इसके विपरीत हो जाएगी। ये ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, इस ए वेक्टर की इधर हो जाएगी। जब हम माइनस के लैम्डा से गुणा करेंगे तो परिणाम तो वही रहेगा, लैम्डा गुणा ही होगा, बस माइनस चिन्ह इसकी डायरेक्शन को विपरीत कर देगा। तो ये है आपका एक और इंपॉर्टेंट गुणधर्म जो कि आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है, उतार लिया। चलिए अब चलते हैं हम इसके चौथे गुणधर्म की ओर। देखो बढ़िया बढ़िया है। पहला क्या था, किसी भी सदिश के परिमाण में भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ना उसकी डायरेक्शन में करेंगे, और हम उसके समांतर उसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं। पहला तो ये था हमारे पास। दूसरा क्या था, किसी भी वास्तविक संख्या को गुणा करते हैं लैम्डा से तो परिणाम लैम्डा गुणा। तीसरा ऋणात्मक संख्या से गुणा करेंगे, परिणाम तो वही होगा, किसके कारण, मापांक के कारण, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस बार चेंज हो जाएगी, ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट क्या है, किसी भी सदिश का, किसी भी सदिश का विपरीत सदिश, किसी भी सदिश का विपरीत सदिश निम्न होता है। देखिए माना कोई सदिश ए वेक्टर है, माना कोई सदिश ए वेक्टर है, माना कोई सदिश क्या है बोलिए, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का विपरीत सदिश, ए वेक्टर का विपरीत का मतलब कि ए वेक्टर की डायरेक्शन यदि इधर है तो विपरीत की क्या होगी, उसके विपरीत होगी। ए वेक्टर का विपरीत सदिश कितना होगा, माइनस का ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का ए वेक्टर। ये हो गया इसका विपरीत सदिश, यानी कोई डायरेक्शन क्या है, इधर है ए वेक्टर, तो माइनस का ए वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। माइनस चिन्ह किसको बता रहा है, मैंने फिर से बोला था, यदि मैं इसका परिमाण निकालूंगा ना तो सेम आएगा, क्योंकि माइनस चिन्ह मापांक में आएगा और मापांक पॉजिटिव कर देता है, लेकिन माइनस चिन्ह हमेशा बताता किसको है, सदिश में डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है। समझ में आ गया। तो चौथा गुणधर्म भी बिल्कुल ईजी है, किसी भी सदिश का विपरीत सदिश निम्न होता है। कोई सदिश ए वेक्टर मान लिया, ए वेक्टर का विपरीत सदिश माइनस ए होगा, जो इस प्रकार से हम शो
कर सकते हैं। तो ये तो था आपका चौथा पॉइंट, इसको भी आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। कर लिया नोट, आगे चले। चलिए देखो पांचवा पॉइंट जो है वो बिल्कुल इसी चौथे पॉइंट पर ही आधारित है। क्या है पांचवा पॉइंट, देखते हैं। पांचवा पॉइंट है किसी भी, पांचवा पॉइंट क्या है, किसी भी सदिश को उसके विपरीत सदिश से जोड़ने पर, किसी भी सदिश को उसके विपरीत सदिश, किसी कोई भी सदिश है, यदि हम उसको उसके विपरीत सदिश से जोड़ते हैं, विपरीत सदिश से जोड़ने पर परिणामी शून्य प्राप्त होता है, जोड़ने पर परिणामी शून्य प्राप्त होता है। एग्जाम्पल, कोई सदिश ए वेक्टर है, उसका विपरीत सदिश कितना होगा, बोलिए। जस्ट इससे पहले वाला नियम, विपरीत सदिश क्या होगा, माइनस का ए वेक्टर। जब मैं इनको जोड़ूंगा, ए वेक्टर प्लस का माइनस का ए वेक्टर, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, तो परिणामी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो इसका परिणामी क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। 5 पॉइंट, शुरू के 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। पहला, ना तो उसकी डायरेक्शन में परिवर्तित करेंगे, ना हम उसके परिमाण में चेंज करेंगे, आकाश में हम कहीं भी ले जा सकते हैं। दूसरा, लैम्डा से गुणा करेंगे तो परिणामी लैम्डा गुणा होगा, डायरेक्शन वही रहेगी। माइनस लैम्डा से गुणा करेंगे तो परिणामी वही, लेकिन डायरेक्शन विपरीत। किसी भी सदिश का विपरीत सदिश ये होता ही है, और जब उसको विपरीत सदिश से जोड़ेंगे तो परिणामी क्या आएगा, 0 आएगा। अब हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट गुणधर्म और हैं, वो भी हम देखते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें। चलिए अब आता है इसका छठा पॉइंट। देखिए छठा पॉइंट क्या है। छठा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखेंगे आप। सदिश के गुणधर्म में सदिश योग का क्रम विनिमय के नियम का पालन होता है। सदिश योग के क्रम विनिमय के नियमों की पालना करते हैं, योग के क्रम विनिमय की पालना करते हैं। मतलब कि सदिश गुणधर्म में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सदिश होते हैं उनमें क्रम विनिमय नियम लागू होता है। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास यहाँ पर कोई ए वेक्टर है, ये कोई दूसरा है मेरे पास बी वेक्टर। यदि मैं इनमें क्रम विनिमय लगाऊं तो योग का, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर होगा, बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर। क्रम विनिमय का मतलब है, क्या है क्रम विनिमय का मतलब, यदि 3 + 2 करूं तो भी 5 आता है, और 2 + 3 करूं तो भी मेरे पास 5 आता है। यानी हम कैसे लिख सकते हैं 5 को, 2 + 3 = 3 + 2। तो क्रम विनिमय का मतलब है a + b आ रहा है तो b + a भी हम इसको लिख सकते हैं। ये है योग का क्रम विनिमय। गुणन का भी क्रम विनिमय आता है जो हमारे पास नहीं है यहाँ पर। योग के क्रम विनिमय का सदिश पालन करते हैं। समझ में आ गया, 2 + 3 = 3 + 2, बात वही है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं योग के क्रम विनिमय। अब देखो ये समझाने वाला कोई बात नहीं है, ये आपको याद रखना है कि क्रम विनिमय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। योग के लिए यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो बराबर में क्या आएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊं। ये तो है मेरे पास ए वेक्टर, ठीक है, ये है मेरे पास बी वेक्टर, और ये है मेरे पास आर वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर भी है मेरे पास, बी वेक्टर भी है, और आर वेक्टर भी है। अब स्टूडेंट्स देखो यहां पर लगेगा त्रिभुज के सदिश योग का नियम, जो कि हम इससे जस्ट नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है सदिशों के नियम, हम उनमें पढ़ेंगे। फिर भी मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो हो रहा क्या है,
यहां पर देखने वाली बात है, ए वेक्टर गया ये ऐसे, ये तो क्या है, ए वेक्टर का सिर है, ये क्या है, इसकी पूंछ है। बी वेक्टर की पूंछ यहां है, सिर यहां है। आर वेक्टर का सिर यहां है। मतलब त्रिभुज के सदिश योग का नियम क्या कहता है, आर वेक्टर का मान हो जाएगा ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर। अब ये कैसे हुआ, किन्हीं भी त्रिभुज के सदिश योग का नियम बता रहा हूं, किन्हीं भी दो क्रमागत भुजाओं का योग, क्रमागत का मतलब क्रम से चलने वाली, कैसे चलेगी, क्रम से। मान लीजिए इसका पूंछ इधर, सिर इधर है, तो इस बार क्या आ जाएगा, सिर के पास क्या आ जाएगी, पूंछ आ जाएगी, फिर सिर आ जाएगा, फिर इधर क्या आ जाएगी, पूंछ आ जाएगी, फिर इधर क्या आ जाएगी। ये है क्रमागत, मतलब पूंछ सिर, पूंछ सिर, पूंछ सिर। समझ में आ गया। तो किन्हीं भी दो क्रमागत भुजाओं का योग, ये पूंछ है, ये सिर है, फिर पूंछ आया, फिर सिर, मतलब दो क्रमागत भुजाएं कौन कौन सी हो गई, ए और बी। किन्हीं भी दो क्रमागत भुजाओं का योग, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मान है, तीसरी जो भुजा है उसके बराबर है। तीसरी भुजा बची कौन सी, आर वेक्टर, उसके बराबर हो गया। तो ये तो है सदिश योग, त्रिभुज के सदिश योग का नियम। हम यहाँ नहीं लिखेंगे, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। किन्हीं भी दो क्रमागत भुजा, क्रमागत का मतलब मैंने बता दिया है, सिर पूंछ, सिर पूंछ, सिर पूंछ। तो किन्हीं भी दो क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा के क्या हुआ है, बराबर है। अब इसमें क्रम विनिमय का पालन कैसे हुआ, देखिए बात करूं तो देखिए क्या होगा। देखिए ये यदि मैं बी वेक्टर मान लूं, ये यदि मैं ए वेक्टर मान लूं, तो आर क्या हो जाएगा इस बार, बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर। वही डायग्राम है, बस थोड़ा सा इसको उल्टा किया है मैंने। देखिए किन्हीं भी दो क्रमागत भुजाएं, क्रमागत भुजाएं ये है, पूंछ सिर, क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के क्या है, बराबर। तो ये हो गया हमारे पास किस प्रकार से सदिश जो है वो क्रम विनिमय के नियमों का पालन करता है। इस प्रकार से क्रम विनिमय का पालन होता है। देखिए इस डायग्राम को जस्ट मैंने क्या किया है, विपरीत किया है, जस्ट क्या किया है, विपरीत किया है, या मैं इसको उल्टा कर दिया है इस प्रकार से। ये इधर था, इसका ये आधार इधर है, इस बार ये यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच चुका है। ये वाला जो है ये इस बार आगे की ओर आ चुका है, ठीक है ना, और ये वाला है जो इस बार पीछे की ओर जा चुका है। तो बस अंतर, तभी तो मैंने ऐसा क्यों किया है कि क्या ये क्रम विनिमय का पालन करता है। तो देख लिया हमने कि क्रम विनिमय का पालन कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्रम विनिमय का पालन समझ में आ गया, यहां तक आप नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सदिश के जो गुणधर्म है उसमें सदिश योग का क्रम विनिमय का पालन होता है। इसी प्रकार सदिश के योग का साहचर्य का भी नियम पालन होता है। लेकिन अब यहां पर मैं आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा, केवल नियम लिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें योग का समांतर चतुर्भुज का नियम लगेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। त्रिभुज का सदिश योग का नियम छोटा था, इसलिए मैंने आपको यहां पर समझाया, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और समांतर चतुर्भुज के योग का नियम भी हम आगे पढ़ेंगे, वो थोड़ा बड़ा है, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर केवल मैं आपको नियम लिखा रहा हूँ, वो आपको याद रखना है। तो क्या लिखेंगे हम, सदिश के गुणधर्म में, सदिश के गुणधर्म में, सदिश के गुणधर्म में, सदिश के गुणधर्म में सदिश योग के, सदिश योग के साहचर्य नियम, योग के साहचर्य नियम का पालना होती है। योग के साहचर्य नियम का पालन होता है, पालना करते हैं, ये थोड़ा बढ़िया रहेगा, पालना करते हैं। अब साहचर्य नियम क्या है, कोई भी तीन सदिश है, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब इनमें साहचर्य नियम कैसे लगता है केवल याद रखेंगे, बाद में मैं आपको इसकी डिटेल से बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे योग का समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ेंगे, वहां पर मैं इसको वापस ऐसे कैसे उठाकर बता दूंगा। अभी आप केवल साहचर्य नियम याद रखेंगे। क्या होता है साहचर्य नियम, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर कोष्टक प्लस का सी वेक्टर, प्लस का सी वेक्टर, ठीक है, पैटर्न है ये। फिर उसके बाद
किसके बराबर होता है, ए वेक्टर कोष्टक शुरू बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर। ठीक है, ये है साहचर्य नियम, किसका, योग का साहचर्य नियम, जो कि आपको याद रखना है। ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का कोष्टक बंद हो जाएगा, फिर प्लस का सी वेक्टर, फिर इस बार ए वेक्टर को हम बाहर निकाल लेंगे और फिर कोष्टक में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होगा। इसका मतलब है कि पहले इसमें संक्रिया लगेगी, इससे जो आंसर निकलेगा फिर वो सी के साथ जुड़ेगा। पहले ए बाहर रहेगा, बी और सी में संक्रिया लगेंगी, इससे जो आंसर निकलेगा वो ए के साथ जुड़ेगा। समझ में आ गया। तो ये थे आपके सदिशों के गुणधर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गुणधर्म थे। देखो 7 गुणधर्म है, रिवीजन करवाता हूं मैं आपका। पहला क्या है, किसी भी सदिश को ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज करनी, ना उसकी परिणाम चेंज करना है। डायरेक्शन भी चेंज नहीं करनी, परिणाम भी चेंज नहीं करना। उस सदिश के समांतर हम उसको कहीं भी विस्थापित कर सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके मान में। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, किसी भी सदिश को यदि हम लैम्डा से गुणा करते हैं, जहां लैम्डा कोई वास्तविक संख्या है तो वो लैम्डा गुणा हो जाता है। ऋणात्मक संख्या से करते हैं तो उसका परिणामी तो वही रहेगा, लेकिन यहां ऋणात्मक संख्या किसको बता रही है, उसकी डायरेक्शन को बता रही है। ऋणात्मक संख्या किसको बता रही है, उसकी डायरेक्शन को। चौथा क्या है, यदि हम किसी भी सदिश में का विपरीत सदिश देखेंगे तो ए वेक्टर का माइनस ए वेक्टर, और विपरीत सदिश जोड़ेंगे तो परिणामी शून्य होगा। और छठा 7वां पॉइंट जो कि क्रम विनिमय का पालन करता है, साहचर्य का। अब आपको ये पैटर्न तो याद रखना पड़ेगा, समझने वाला कोई बात नहीं है। त्रिभुज के सदिश योग का नियम, समांतर चतुर्भुज के योग का नियम, ये हम आगे पढ़ेंगे। जस्ट इससे आगे वाला टॉपिक वही है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर, नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।